Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 1st August 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Chabahar Day Conference, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें दो प्रोजेक्ट्स को समझना होगा. फर्स्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC एंड सेकेंड अबाउट चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट. तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स को समझेंगे एंड देन विल सी द करेंट डेवलपमेंट. INSTC, अब देखिए, इट इज़ ए मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट. मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का मतलब है कि अलग अलग मोड्स इसमें इन्वॉल्व्ड हैं. जैसे कि सिप भी है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर रहे हैं, मतलब सिप भी है, रेल भी है, रोड रूट भी है. फॉर मूविंग फ्रेट मतलब जो आप माल कहते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो जैसे फ्रेट रेल्स देखें आप, तो माल ढोने के लिए आप देखिए मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट डेवलप किया गया है सिप, रेल और रोड का बिटवीन इंडिया, रशिया, ईरान एंड यूरोप एंड सेंट्रल एशिया. ये देखिए, ये है INSTC प्रोजेक्ट. विच विल स्टार्ट फ्रॉम मुंबई पोर्ट, फ्रॉम बंदर अब्बास पोर्ट ऑफ ईरान टू बाकू ऑफ अजरबैजान, अस्त्राखान, एंड फ्रॉम रशिया टू मॉस्को टू सेंट पीटर्सबर्ग, एंड देन इट विल एंटर इनटू यूरोपियन कंट्रीज़. ये है INSTC. INSTC project was initiated by Russia and India and Iran in the year 2000. It was initiated in this Russian city St. Petersburg. इसके लिए एक अग्रीमेंट फाइनली साइन हुआ ऑन 16 मई 2002. अभी बाद में धीरे धीरे और भी INSTC को मेंबर्स ज्वाइन करने लगे. स्टार्ट तो किया था इंडिया ने, रसिया ने और ईरान ने, बट बाद में और भी कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया, जैसे अजरबैजान, कजाकिस्तान, अर्मेनिया, बेलारूस, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, सीरिया, टर्की, यूक्रेन एंड बुल्गारिया. बुल्गारिया ज्वाइंड इट एज एन ऑब्जर्वर स्टेट. INSTC से एडवांटेजेस क्या होंगे? तो इन देशों के बीच में, ये जो भी देश इसके मेंबर्स हैं, इनके बीच में ट्रेड वॉल्यूम काफ़ी हद तक बढ़ सकता है. दैट इज़ वन पॉसिबल बेनिफिट ऑफ INSTC, क्योंकि कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी रसिया के और सेंट्रल एशिया, ईरान के बीच में. देखिए, ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, ये जो कंट्रीज़ हैं, दे आर नोन एज सेंट्रल एशियन कंट्रीज़. कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो ये सब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ माने जाते हैं. तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी इंडिया की, ईरान की और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ की. तो इससे कैसा है कि ट्रेड बूस्ट होगा, ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम बूस्ट होगा और ट्रेड की वैल्यू बूस्ट होगी. सबसे एक डाटा की मदद से हम देखते हैं कि हाउ इट विल हेल्प इन बूस्टिंग ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रसिया. देखो, रसिया एक इंडिया का इम्पॉर्टेंट अलाई है, स्ट्रेटजिक या सिक्योरिटी अलाई है, लेकिन रसिया के साथ आज भी हमारा ट्रेड काफ़ी लिमिटेड है और कारण है उसके पीछे पुअर कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड रसिया. यू सी, अगर अभी हमें रसिया को कनेक्ट करना है, रसिया के साथ ट्रेड करना है, तो वी हैव टू फॉलो दिस पाथ. सो राइट फ्रॉम दिस मुंबई पोर्ट to Red Sea, to Mediterranean, to North Sea, and then we move to the St. Petersburg city of Russia. लेकिन अगर ये INSTC जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, then this when we start taking this new path and it is multi modal project, यहाँ पे सी रूट, फिर रोड रेल रूट होते हुए, then reaching St. Petersburg would take only 21 days, and this is how कनेक्टिविटी विथ रसिया विल इम्प्रूव. सो रसिया के साथ हम लोग अपना ट्रेड भी इंक्रीज कर सकते हैं. राइट नाउ रसिया इज डिफेंस पार्टनर, स्ट्रेटजिक एंड सिक्योरिटी पार्टनर, बट देन रसिया कैन बिकम अ गुड ट्रेड पार्टनर फॉर इंडिया ऑल्सो. तो स्टडी कंडक्टेड बाई फेडरेशन ऑफ फ्रेट फॉरवर्डर्स एसोसिएशन इन इंडिया फाउंड दैट द न्यू रूट वुड बी 30% चीपर एंड 40% शॉर्टर दैन द करेंट ट्रेडिशनल रूट दैट वी टेक फॉर ट्रेड विथ रसिया. ये तो सबसे पहला एडवांटेज होगा ऑफ डेवलपमेंट ऑफ INSTC. दूसरा एडवांटेज होगा बाईपास पाकिस्तान वाइल कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज़. देखिए, अभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव. ये जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ये इंडिया के लिए
एक अच्छे ट्रेड पार्टनर्स हैं। उसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। आपको पता है कि इंडिया इज़ एसेंशियल एंड एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री, यानी कि ज़्यादातर जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है हम लोग इंपोर्ट करके मीट करते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस या फिर यूरेनियम भी। तो ये सारे कंट्री जो हैं एनर्जी रिच कंट्रीज हैं, यूरेनियम भी मिलता है, क्रूड ऑयल भी मिलता है, नेचुरल गैस भी मिलता है, कोल भी मिलता है, और इस कारण से दे कॉम्प्लीमेंट इंडिया। दे आर एनर्जी रिच या सरप्लस कंट्रीज, वी आर एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री। तो वी नीड टू हैव अ प्रॉपर कनेक्टिविटी विद दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज। लेकिन उस कनेक्टिविटी के लिए वी नीड टू मूव वाया पाकिस्तान। अगर करंट लैंड कनेक्टिविटी देखा जाए तो ये कनेक्टिविटी पाकिस्तान के थ्रू ही हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान कैन नॉट बी अ रिलायबल ट्रांजिट रूट, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी हमारा कनेक्टिविटी तोड़ सकता है, ब्रेक कर सकता है, एंड दैट इज़ वाई वी नीड टू बाईपास पाकिस्तान। We need to bypass Pakistan for having a permanent connectivity with Central Asian countries in order to ensure our energy security. और इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो INSTC हम डेवलप कर रहे हैं वो हमें पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। सो दैट इज़ अनदर एडवांटेज ऑफ INSTC। इंडिया का वन एक्सेस टू लुक्रेटिव मार्केट ऑफ सेंट्रल एशिया बाई बाईपासिंग पाकिस्तान। और तीसरा स्ट्रैटेजिक रिलेवेंस, INSTC का स्ट्रैटेजिक रिलेवेंस होगा कैसे, ये देखो। INSTC में इंडिया इज़ गेटिंग कनेक्टिविटी डायरेक्टली टू दिस बंदर अब्बास प्रोजेक्ट। अभी यहाँ पे पास में ही ग्वादार प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का, ग्वादार पोर्ट है पाकिस्तान का। अभी जो ग्वादार पोर्ट है पाकिस्तान का, दिस इज़ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ऑफ चाइना। ये सब चीज़ें मैं कई दफ़ा न्यूज़पेपर एनालिसिस में बता चुका हूँ। देखिए, चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत इसने कई सारे पोर्ट्स डेवलप किए हैं, आप देखो तो ये कई सारे पोर्ट्स डेवलप किए हैं चाइना ने इंडियन ओशन में। इसको चाइना कहता है अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जैसे पाकिस्तान के अंदर ग्वादार पोर्ट, श्रीलंका के अंदर हम्बनतोटा पोर्ट, मालदीव के अंदर माले पोर्ट, बांग्लादेश के अंदर चिटगोंग, म्यांमार के अंदर क्याकफाओ पोर्ट। तो ये सब जो पोर्ट्स डेवलप किए हैं चाइना ने, इट इज़ पार्ट ऑफ इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। लेकिन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बहुत बार देखा जाता है एज ए सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया, कि चाइना इतने सारे पोर्ट्स को डेवलप करके इंडिया को इन सर्कल करने की कोशिश कर रहा है, घेरने की कोशिश कर रहा है, घेरने की कोशिश कर रहा है। इसी को कभी कभार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कह दिया जाता है। एक तरह का सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट कर रहा है इंडिया के लिए। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इज़ नॉट एन ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम चाइना। चाइना कभी भी ऑफिशियली नहीं मानता है कि हम इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना तो ये कहता है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बस और बस इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, लेकिन ऐसे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना इनको घेरने की कोशिश कर रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए, जब ये इस तरह का सर्कल बना रहा है चाइना, अगर मान लिया जाए कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इज़ रियल एंड इट इज़ ट्राइंग टू इनसर्कल इंडिया, तो वैसे हालात में अगर इंडिया अपनी कनेक्टिविटी डेवलप करता है और यहाँ पे बंदर अब्बास पोर्ट या चाबहार पोर्ट को डेवलप करता है, तो नेचुरली वी कैन काउंटर एटलीस्ट वन पर्ल ऑफ दिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ऑफ चाइना, दैट इज़ ग्वादार पोर्ट। इसको हम काउंटर कर सकते हैं, इसको नलीफाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस INSTC स्ट्रेटजिक रिलेवेंस। वी कैन नलीफाई द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एंड द सिक्योरिटी थ्रेट अराइजिंग फ्रॉम इट। तो ये तो हो गया INSTC प्रोजेक्ट के बारे में। अब जरा समझते हैं चाबहार पोर्ट के बारे में, चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में। चाबहार पोर्ट इज़ इन ईरान, यहाँ पे कोस्टल ईरान के साइड में है। इट इज़ वेरी मच इन प्रॉक्सिमिटी विद द ग्वादार पोर्ट ऑफ पाकिस्तान विच इज़ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और बेल्ट ऑफ एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। अभी चाबहार पोर्ट को का एक टर्मिनल, चाबहार पोर्ट के 2 टर्मिनल हैं, उसमें से एक टर्मिनल इंडिया को दिया गया है डेवलप करने के लिए, एंड दिस इज़ नोन एज चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट। उस पोर्ट का नाम है, जो पोर्ट टर्मिनल जो इंडिया को दिया गया है डेवलप करने के लिए, उसका नाम है शाहिद बेहस्ती टर्मिनल एट चाबहार पोर्ट। शाहिद बेहस्ती टर्मिनल एट चाबहार पोर्ट इज़ बीइंग डेवलप्ड इन कोऑपरेशन विद द ईरानियन गवर्नमेंट। ये जो चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट है, इट वॉज फाइनलाइज्ड इन 2016 व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड ईरान। इससे फ़ायदा क्या होगा, चाबहार पोर्ट को हम लोग क्यों डेवलप कर रहे हैं? अगेन सेम बेनिफिट जो INSTC से हो रहा था, कि it will provide us accessibility to Central Asia, which is energy rich countries, and it will help India in improving trade ties with Central Asian countries. चाबहार पोर्ट डेवलप करने से it can provide us accessibility to Afghanistan also.
सो अभी तो अफगानिस्तान में तालिबानी रूल आ गया, अदरवाइज इंडिया वाज लुकिंग फॉर हैविंग बेटर कनेक्टिविटी विद अफगानिस्तान सो दैट वी कुड प्रोवाइड सेफ्टी सिक्योरिटी देयर एंड वी कुड हैव बेटर ट्रेड टाइज विद अफगानिस्तान बिफोर तालिबान केम टू पावर इन अफगानिस्तान ऑन 15 अगस्त 2021। उसके पहले तक तो हम यही देख रहे थे कि चाबार पोर्ट की मदद से अफगानिस्तान के अंदर हम अपनी कनेक्टिविटी डेवलप करें, इसीलिए यहाँ पे एक रोड प्रोजेक्ट भी हम बना रहे थे, जरांज देलाराम हाईवे प्रोजेक्ट। तो चाबहार पोर्ट से भी यही फ़ायदा होगा, वी कैन हैव एक्सेसिबिलिटी टू अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया विदाउट हैविंग डिपेंडेंस ऑन पाकिस्तान। चाबहार पोर्ट डेवलप करने से भी वही फ़ायदा है, वी कैन बी एबल टू काउंटर the threat arising from Gwadar port which is part of a string of pearls। तो एक प्रोजेक्ट है INSTC, मुंबई से चलेगा, ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचेगा। एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे चाबहार पोर्ट, यहाँ पे चाबहार पोर्ट के एक टर्मिनल को इंडिया डेवलप कर रहा है जो ग्वादार से बिल्कुल पास में है। अब करंट न्यूज़ ये है कि हमारे जो यूनियन शिपिंग मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने एक चाबहार डे कॉन्फ्रेंस बुलाया है मुंबई में। और चाबहार डे कॉन्फ्रेंस जिसमें डिग्निटरीज फ्रॉम ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया था। इसका मेन पर्पस ये है, इस चाबहार डे कॉन्फ्रेंस को इसलिए बुलाया है ताकि ये जो INSTC प्रोजेक्ट है और यहाँ पे जो चाबहार पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है, चाबहार पोर्ट का एक टर्मिनल शाहिद बेहस्ती टर्मिनल, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए। सो नाउ दीज टू प्रोजेक्ट्स विल बी इंटीग्रेटेड। चाबहार डे वाज ऑब्जर्व टू अनाउंस ए लिंकेज बिटवीन लिंकेज बीइंग डेवलप्ड बिटवीन चाबहार पोर्ट एंड INSTC। इस टॉपिक के बेसिस पे UPSC ने 2 बार सवाल पूछा, एक बार प्रीलिम्स में और एक बार मेंस में। तो जो भी आइडियाज़ मैंने डिस्कस किए हैं उसके बेसिस पे ये UPSC प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। UPSC ने 2013 मेंस में ये सवाल पूछा था, द आइडियाज़ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो उसके बेसिस पे जो भी डिस्कशन मैंने किया है उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो नोशनल थ्योरी है उसके कारण इंडिया को क्या क्या थ्रेट है। मैं थोड़ी सी और बातें बता देता हूँ। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का एक प्रोजेक्ट जो है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो इस एरिया से होकर के गुजरता है और यहाँ ग्वादार पोर्ट को कनेक्ट करता है। वो POK रीजन से होकर गुजरता है, ग्वादार पोर्ट को कनेक्ट करता है। सो नेचुरली जब बिना इंडिया से परमिशन लिए हुए इन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को डेवलप किया, चाइना और पाकिस्तान ने $62 बिलियन का, विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ अ डायरेक्ट टेरिटोरियल थ्रेट फॉर इंडिया। आपने हमारे ज़मीन से रोड बना दिया बिना हमसे परमिशन मांगे। तो ये चाबहार, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है या उसका एक पार्ट प्रोजेक्ट है CPEC, इट इज़ डायरेक्टली चैलेंजिंग इंडियाज टेरिटोरियल क्लेम ओवर POK रीजन, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन। है तो हमारा ही ना, है भले पाकिस्तान के कंट्रोल में अभी, लेकिन है तो हमारा ही। और वहाँ पे चाइना का रोड बना देता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत बिना हमसे परमिशन लिए। तो कहीं ना कहीं चाइना ये बात आर्ग्यू कर रहा है इनडायरेक्टली, एक मैसेज देने का तरीका है कि इट डज़ नॉट रिकॉग्नाइज आवर क्लेम ओवर द POK रीजन। सो दिस इज़ हाउ दिस कुड बी अ मेजर चैलेंज दैट इंडिया इज़ फेसिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसका एक कंपोनेंट है ये CPEC। दूसरा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में चैलेंज क्या है जी? इट इज़ ट्राइंग टू इंसर्कल इंडिया विच इज़ क्रिएटिंग ए चैलेंज फॉर इंडिया। इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है उसमें आप लिख सकते हैं। इंडिया चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है, इंडिया जो है INSTC डेवलप कर रहा है, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट चाइनीज़ रॉकेट फॉलिंग in Indian Ocean in uncontrolled fashion, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view। देखो कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि चाइना अपना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन डेवलप कर रहा है जिसका नाम है टियांगोंग। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कैसा है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 3 to 4 एस्ट्रोनॉट्स में लिव एंड दे में डू रिसर्च एंड मोर कॉस्मिक ऑब्जर्वेशंस। तो ये टियांगोंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चाइना डेवलप कर रहा है। अभी टियांगोंग को पार्ट बाय पार्ट इस्टेब्लिश किया जा रहा है, मतलब उसको जा करके असेंबल किया जा रहा है, पार्ट बाय पार्ट ले जा करके स्पेस में लोअर अर्थ ऑर्बिट में असेंबल किया जा रहा है। तो हाल फिलहाल में चाइना ने एक रॉकेट भेजा, इसका नाम है लॉन्ग मार्च 5PY3 रॉकेट चाइना ने भेजा। इस रॉकेट की मदद से चाइना ने कुछ लेबोरेटरी मॉड्यूल्स भेजे, जाकर के कुछ मॉड्यूल्स भेजे जो जाकर के इसमें असेंबल किया जाना था। और ये रॉकेट भेजा गया ऑन 24
जुलाई। अब मुद्दा ये है कि इस रॉकेट का एक पार्ट, रॉकेट देखो ऐसे ही चलता है, रॉकेट कुछ टाइम तक जाता है इन हायर रीजन ऑफ द स्पेस, फिर उसका एक कंपोनेंट उससे सेपरेट हो जाता है, फिर दूसरा कंपोनेंट आगे जाता है, फिर सेपरेट हो जाता है। तो ऐसे करके रॉकेट पार्ट बाय पार्ट उसके कंपोनेंट जो उससे सेपरेट हो करके फिर गिरते रहते हैं। अभी हुआ क्या है कि चाइना का ये जो रॉकेट है लॉन्ग मार्च 5B-Y3 रॉकेट, इट स्टार्टेड टू फॉल in uncontrolled fashion on the earth surface or towards the earth surface। uncontrolled fashion मतलब उसको चाइना जो है वो अपने अपने जो सब स्टेशंस हैं अर्थ पे, वहाँ से वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो वो बिल्कुल अनकंट्रोल तरीके से अब अर्थ के सरफेस की तरफ गिर रहा था। इसलिए साइंटिस्ट जो खासकर स्पेस साइंटिस्ट थे, दे फियर्ड कि इफ इट फॉल्स इन सम पॉपुलेटेड रीजन इट में कॉज डैमेज टू सर्टेन पॉपुलेशन। वैसे चाइना ने बार बार इसको रिजेक्ट किया कि ऐसा नहीं होगा, उन्होंने इस तरीके से ही अरेंजमेंट किया है कि ये रॉकेट का ये सब कॉम्पोनेंट जा कर के ओशन में ही गिरे, लेकिन फिर भी थोड़ा डर तो था ही कि इट में फॉल ऑन सम इनहैबिटेटेड प्लेस। तो लेकिन फिर हुआ क्या, अल्टीमेटली ये जो लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट था उसका डेब्री जा कर के पैसिफिक और इंडियन ओशन के बीच में जा कर के कहीं पे क्रैश कर गया, मतलब ओशन में ही क्रैश किया। फिर भी इट वाज ए मैटर ऑफ कंसर्न। वाई दिस अनकंट्रोल्ड लैंडिंग इज मैटर ऑफ कंसर्न। नासा के साइंटिस्ट ने क्रिटिसाइज किया चाइना को फॉर इट्स इररिस्पॉन्सिबल स्पेस बिहेवियर, कि आप बस स्पेस में आप अपने रॉकेट्स भेजते हो और फिर उसके जो पार्ट्स को इस तरह से गिरने देते हो अनकंट्रोल्ड फैशन से कि वो किसी अगर पॉपुलेटेड प्लेस पे गिर गया तो इट में कॉज ह्यूज डैमेज। तो इस कारण से चाइना हैज़ बीन हेविली क्रिटिसाइज्ड, क्योंकि चाइना आने वाले टाइम में इस तरह के और भी कई सारे स्पेस मिशंस प्लान कर रहा है, ऐसे यानी कि आने वाले टाइम में और भी कई सारे अनकंट्रोल्ड part of the rockets or rocket debris may fall on the earth surface, and that is why it has been criticized by NASA for its irresponsible space behavior। तो अभी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अभी हमको जानना होगा कि क्या कोई इंटरनेशनल लॉ है टू स्टॉप सच एक्टिविटीज़। तो देखिए, कोई इंटरनेशनल लॉ इस तरह की एक्टिविटीज़ को अनकंट्रोल्ड रॉकेट के डिसेंट को रोकने के लिए तो कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, लेकिन हाँ एक लॉ जरूर है, इन केस अगर इस तरीके का कोई रॉकेट का पार्ट गिरता है और कोई भी डैमेज करता है तो एक कानून है जिसका नाम है स्पेस लाइबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972, विच डिफाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट कॉजिंग हार्म। तो ये ट्रीटी क्या कहता है कि अगर कोई भी ऐसा देश जो इस तरह का कोई भी रॉकेट लॉन्च करता है और उस रॉकेट का कोई भी पार्ट अनकंट्रोल्ड तरीके से गिर करके और कहीं पे भी डैमेज करता है, तो फिर जो लॉन्चिंग स्टेट है जिसने भी लॉन्च किया है उसको कंपनसेशन भरना होगा फॉर द डैमेज कॉज्ड बाय इट्स स्पेस ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि मान लीजिए चाइना ने इस केस में लॉन्च किया ये लॉन्ग मार्च 5B-Y3 रॉकेट, अगर इसका कोई भी पार्ट किसी भी देश पे जाके गिरता और अगर कोई भी डैमेज होता तो फिर चाइना को कंपनसेशन देना होता एज पर दिस स्पेस लाइबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972। थोड़े से हिस्ट्री देखते हैं कि पास्ट में कैसे इस तरह के रॉकेट पार्ट कब कब गिरे हैं अर्थ सरफेस पे और उसके इसमें क्या रिकॉर्ड्स लिया गया है। तो मार्च 2021 में पिछले साल स्पेस एक्स जो यूएस की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है उसका एक रॉकेट स्टेज अनकंट्रोल्ड तरीके से एक फार्म लैंड में जाकर के गिरा वाशिंगटन स्टेट में इन द यूएस। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका जो इंजन है वो पूरी तरह से माल फंक्शन कर गया था। इट वाज नॉट डन बाय चॉइस, जैसे चाइना ने इस केस में जानबूझ करके कराया, इट वाज नॉट डन बाय आउट ऑफ चॉइस, इट वाज एन एक्सीडेंट। उसके अलावा 1979 में नासा का स्पेस स्टेशन स्काई लैब हैड ब्रॉट डाउन सम ऑफ द डेब्री एंडेड अप इन ऑस्ट्रेलिया लीडिंग टू एन अपॉलॉजी फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर। हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर नासा का एक स्पेस स्टेशन स्काई लैब अनकंट्रोल्ड तरीके से गिरा था। उस टाइम में यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर, उनको ऑस्ट्रेलिया से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। 1978 में यूएसएसआर का एक रॉकेट का पार्ट कनाडा के ऊपर गिरा था और उस केस में यूएसएसआर को इस स्पेस लाइबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972 के हिसाब से $3 मिलियन का फ़ाइन भरना पड़ा था कनाडा को। सो दिस पर्टिकुलर केस जहाँ पे यूएसएसआर का एक रॉकेट कनाडा के ऊपर गिरा और यूएसएसआर को $3 मिलियन का फ़ाइन भरना पड़ा कनाडा को, दिस इज़ द ओनली एग्जाम्पल ऑफ फाइन पेड बाय वन स्टेट टू अनदर अंडर दिस लॉ स्पेस लाइबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972। यानी कि इस कानून की मदद से आज तक बस एक ही बार किसी देश को फ़ाइन भरना पड़ा है और वो था यूएसएसआर, इट पेड पेनल्टी टू कनाडा। अब जरा ये भी देखते हैं कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय अनकंट्रोल्ड रॉकेट लैंडिंग ऑन अर्थ।
तो देखो चांसेस तो बहुत कम होंगे कि ये जो अनकंट्रोल्ड रॉकेट है वो आकर के अर्थ सरफेस पे किसी पॉपुलेटेड रीजन पे गिरे। कारण ऐसा है कि जो भी देश, जो भी स्पेस के फील्ड में डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो जब रॉकेट लॉन्च करते हैं तो पहले तो वो सारे कैलकुलेशंस करके लॉन्च करते हैं कि उसका जो पार्ट है रॉकेट का वो अनकंट्रोलेबल फैशन से गिरे तो भी जा कर के ओशन में गिरे। उसके अलावा 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ ओशन, तो वैसे भी 70% प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि अगर कोई रॉकेट अनकंट्रोलेबल फैशन से गिर रहा है अर्थ सरफेस की तरफ तो वो ओशन में गिरे। और तीसरा, बहुत बार कैसा होता है कि अगर अनकंट्रोल्ड तरीके से कोई रॉकेट आ भी रहा है अर्थ एटमॉस्फेयर में, अगर अनकंट्रोल्ड तरीके से कोई रॉकेट आ भी रहा है अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, एटमॉस्फेयर में हवा में फ्रिक्शन तो होगा ना, वो फ्रिक्शन के कारण उसका पार्ट, ज़्यादातर पार्ट जो उस अनकंट्रोल्ड रॉकेट का जो डिक्लाइन हो रहा है उसका जो पार्ट है वो फ्रिक्शन के कारण बर्न हो जाता है एयर में ही और वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो द चांसेस ऑफ अ रॉकेट का पार्ट descending towards the earth's surface and causing massive damage on any populated region is less. The next article is about India's unique job crisis. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो देखिए इस आर्टिकल में इंडिया के अंदर जो जॉब मार्केट है उसके ट्रेंड के लेकर के एनालिसिस की गई है। तो 3-4 बातें बताई गई हैं जो अपने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैज़ बिन श्रिंकिंग। तो आप देखिए लगातार 1993-94 का यह डाटा है, एनएसओ का डाटा है ये, एनएसओ की पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से हमें पता चला है कि 1993-94 में 62% पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली वेर इंगेज इन एग्रीकल्चर, विच हैज़ प्रोग्रेसिवली कम डाउन। इट केम डाउन टू 41.4% इन 2018-19, बट उसके बाद से थोड़ा सा फिर से ये बढ़ा है, 44% तक आया है। ये जो रिवर्स माइग्रेशन देखा गया है इसका मुख्य कारण है कोविड के टाइम में ज़्यादातर लोग अपने घरों पे आ गए और घरों में आने के बाद उन्होंने फिर एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट किया, एंड दैट इज़ वाई दिस रिवर्स माइग्रेशन हैज़ बीन सीन। बट आइडिया इस, ये देख करके आपको साफ साफ पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर से धीरे धीरे लोग माइग्रेट आउट कर रहे हैं एंड दे आर इंगेजिंग इन टू सम अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर इंडिया की जीडीपी को देखा जाए और इंडिया के एग्रीकल्चर मार्केट में जितना परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स इंगेज्ड है उसको देखा जाए और बाकी देशों से जो इंडिया इकॉनमी से मिलती जुलती इकॉनमी है अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो वी विल फाइंड आउट कि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर मार्केट में जो लेबर इंगेज्ड है उनका 33 to 34% ही पॉपुलेशन होना चाहिए। मतलब पूरे लेबर फोर्स का ओनली 33 to 34% पीपल शुड बी इंगेज इन टू एग्रीकल्चर सेक्टर, बट इंडिया में ये 42-43% तक है। मुद्दा यह है कि लगभग 9 से 10% पॉपुलेशन, लेबर फोर्स का परसेंटेज पॉपुलेशन ज़्यादा इंगेज्ड है इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ हद तक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि काम बस 33 से 34% लोगों का है लेकिन उसमें लगे हैं लगभग 43 से 44% लोग। तो कुछ हद तक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन उतना भी नहीं है जितना हम पहले सोचते थे। अर्लियर वी यूज टू बिलीव, मतलब जनरल आइडियाज़ थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 2:1 का डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आई होप आप समझते हैं, काम बस एक आदमी का है लेकिन लगे हुए 2 लोग हैं, तो जो दूसरा इंसान है वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। देखने में ऊपर से लग रहा है कि एम्प्लॉयड है लेकिन रियलिटी में वो अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि मार्जिनली वो कुछ इफेक्टिव तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा इकॉनमी में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें लगता था कि मैसिव डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लेकिन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर ओनली अप टू 8 to 9%। सेकेंड इज अबाउट वीक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए इकॉनमी में कैसा हो रहा है कि लोग एग्रीकल्चर से निकल तो रहे हैं लेकिन निकल करके किसी अच्छे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या आईटी सेक्टर में नहीं जा रहे हैं। देखिए एक कुजनेट कर्व होता है, कुजनेट नाम के इकोनॉमिस्ट ने एक कुजनेट कर्व दिया है। उस कुजनेट कर्व की मदद से वो बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे इकॉनमी जो है, कोई भी इकॉनमी अलग अलग स्टेजेस से गुजरती है। कोई भी इकॉनमी पहले एग्रीकल्चरल फेज में होती है तो ज़्यादा पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर में इंगेज्ड होता है, फिर कुछ पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर का निकल करके जाता है इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, फिर और कुछ पॉपुलेशन निकल करके मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज में जाता है। तो ये एक कुजनेट कर्व कि धीरे धीरे कैसे इकॉनमी में लोग जो हैं एक तरह के इकोनॉमी से या इकोनॉमिक एक्टिविटी से माइग्रेट आउट करके दूसरे में जाते हैं, फिर दूसरे से तीसरे में जाते हैं। तो कुजनेट कर्व के हिसाब से या कुजनेट प्रोसेस के हिसाब से शिफ्टिंग ऑफ लेबर हैपेंस फ्रॉम एग्रीकल्चर
टू दो सेक्टर्स विच हैव बेटर प्रोडक्टिविटी इन द सेंस कि ज़्यादा वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होता है मैन्युफैक्चरिंग का, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाता है इकॉनमी के जीडीपी में। और फिर मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है सर्विस सेक्टर का। एक आप सोचो, एक फार्मर है, एक इंडस्ट्रियल वर्कर और एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर है। नेचुरली इन तीनों लोगों में फार्मर से ज़्यादा ये जो सॉफ्टवेयर फार्मर ज़्यादा जो ये वर्कर है इंडस्ट्रीज़ का, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, और वर्कर से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उनके सैलरी के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, या इनकम के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मुद्दा ये है कि कुजनेट प्रोसेस के हिसाब से किसी भी इकॉनमी में लोग जो हैं धीरे धीरे लो इनकम लो प्रोडक्टिविटी वाले इकोनॉमिक सेक्टर से माइग्रेट आउट करते हैं हाई इनकम हाई प्रोडक्टिविटी वाले इकोनॉमिक सिस्टम्स में। तो ऐसे होना चाहिए। इंडिया के अंदर लोग एग्रीकल्चर से मूव आउट कर तो रहे हैं, लेकिन क्या वो सच में हाई प्रोडक्टिविटी वाले सेक्टर्स में जा रहे हैं, हाई एवरेज इनकम वाले सेक्टर में जा रहे हैं, हाई वैल्यू एडिशन वाले सेक्टर में जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। हाई इनकम हाई प्रोडक्टिविटी वाले सेक्टर जैसे कि आईटी, बिजनेस, आउटसोर्सिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्या इस सेक्टर में जा रहे हैं? तो इस एनालिसिस के बाद पता चलता है कि नो, दे आर नॉट गेटिंग आउट इनटू दिस। लोग एग्रीकल्चर से पुल आउट तो कर रहे हैं, बट पीपल आर मोस्टली इंगेजिंग इनटू एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज एंड ऑल, जैसे कि पेटी रिटेलिंग, स्मॉल ईटरीज में काम कर रहे हैं, ढाबे पे काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक हेल्प का काम कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर से निकल करके ये सब काम कर रहे हैं। तो इस कारण से इंडिया के अंदर जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली एज कुजनेट सजेस्टेड कि लोग जो है लो इकोनॉमिक एक्टिविटी से मूव करेंगे हाई इकोनॉमिक एंड हाई प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी। ऐसा नहीं है। लोग एग्रीकल्चर से मूव आउट कर तो रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट गेटिंग इनटू हाई प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। और इस कारण से हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो तो रहा है इंडियन इकोनॉमी का। लोग एग्रीकल्चर में धीरे धीरे कम एग्रीकल्चर से मूव आउट कर तो रहे हैं, और इस कारण से एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो तो रहा है, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी वीक और डेफिशिएंट है, कमज़ोर है, और ऐसे नहीं हो रहा जैसा कुजनेट ने कहा था। तीसरा है आईटी सेक्टर की बात की जाए तो हमारे देश में आईटी सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा बूम दिखा रहा है, काफ़ी सारी जॉब्स क्रिएट कर रहा है। तो इस कारण से आईटी सेक्टर को कहा गया है ना आइलैंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जहां बाकी सारे सेक्टर्स डिक्लाइन कर रहे हैं, आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है हर मामले में। आईटी सेक्टर आप देखिए एक्सपोर्ट पिछले 2-3 सालों में कितना बढ़ा है, $84 बिलियन इन 2019-20 से बढ़कर के $109 बिलियन बन गया है। अब देखिए आईटी सेक्टर की जो टॉप 5 की कंपनियां हैं, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL एंड टेक महिंद्रा, और ये 5 कंपनियां जितना नौकरी देती हैं, इट इज़ मोर देन इंडियन रेलवे एंड 3 डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड सेपरेटली। तो मुद्दा ये है कि आजकल आईटी की कंपनियां जो हैं वो जीडीपी में भी मैसिवली कंट्रीब्यूट कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी क्रिएट कर रही हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जॉब क्राइसिस क्यों है, उसका एक यूनिक नेचर क्यों है? क्योंकि जो सेक्टर में जॉब्स हैं उस सेक्टर के लिए लोगों के पास स्किल नहीं है। जैसे कि आईटी सेक्टर के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल है वो लोगों के पास है नहीं, और जिस तरह के लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जैसे रेलवे में NTPC यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की गवर्नमेंट जॉब्स ढूंढ रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेज में ढूंढ रहे हैं, उस तरह की जॉब्स की कमी हो रही है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम, यूनिक प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लोग एग्रीकल्चर से मूव आउट करना चाहते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक स्लोडाउन के फेज से गुजर रहा है। चाइना ने पूरे दुनिया भर के इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर कर रखा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग उतना ज़्यादा बूम नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स बीइंग इंपोर्टेड इन इंडिया। तो मैन्युफैक्चरिंग उतना जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहा है। लोग एग्रीकल्चर से निकलना तो चाह रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। तो लोग पेटी एक्टिविटीज़ में इंगेज हो रहे हैं, हाउस होल्ड सर्वेंट बन रहे हैं, स्मॉल ईटरीज ढाबे में काम कर रहे हैं। लोगों के पास जो स्किल्स हैं उसके हिसाब से नौकरियां नहीं हैं, और जो नौकरियां हैं जैसे आईटी सेक्टर वगैरह में डेवलप हो रही हैं उस हिसाब से ज़्यादातर लोगों के पास स्किल नहीं है। एंड दिस इज हाउ इंडियन जॉब सेक्टर इज़ फेसिंग ए मैसिव क्राइसिस ऑफ मिसमैच। जो चाहिए वो है नहीं, जो है वो चाहिए नहीं, राइट। सो द इंडियन वर्क फोर्स पोजेसेस स्किल सेट फॉर द सेक्टर्स वेयर देयर इज़ लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। वो है जिसकी अभी आजकल रिक्वायरमेंट नहीं है। And sector that can generate excessive job that require particular skill set and majority of Indian workforce lacks। जो सेक्टर जो जॉब्स क्रिएट कर सकता है उसके लिए जो पर्टिकुलर स्किल सेट चाहिए वो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन वर्कफोर्स के पास है नहीं। एंड दैट इज वाई इंडियन
जॉब मार्केट इज़ फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ मिसमैच। ये सारे आइडियाज़ पे आपसे मेंस में सवाल पूछे जा सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मिशन भूमिपुत्र। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। मिशन भूमिपुत्र, इसका सरल सा मतलब है इट कैन फैसिलिटेट इजी एंड हैसल फ्री एक्सेस टू कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर आपको आसाम में आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप मिशन भूमिपुत्रा के अंतर्गत आप ऑनलाइन जाकर के अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट डिस्पोजल होगा अंडर दिस मिशन भूमिपुत्रा। दिस मिशन भूमिपुत्रा हैज बीन लॉन्च्ड बाय ट्राइबल अफेयर्स ऑफ प्लेन डिपार्टमेंट एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। इसका मेंस में कैसे इस्तेमाल करें? पीटी में तो सीधा सीधा सवाल इस तरह का आ जाएगा, मिशन भूमिपुत्रा इज एसोसिएटेड विथ। लेकिन मेंस में अगर मान लीजिए कभी भी आप ई गवर्नेंस पे सवाल आंसर लिख रहे हो, डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज पे आप जवाब लिख रहे हो, तो वहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे मिशन भूमिपुत्रा को कोट कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कोविड शिशु सेवा स्कीम। यू कैन सी कि चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा गिविंग अवे अ फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट एंड गिफ्ट कार्ड टू अ चाइल्ड अंडर कोविड शिशु सेवा स्कीम। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है कोविड शिशु सेवा स्कीम, वो जरा देखते हैं। ऑल सच चिल्ड्रेन हु लॉस्ट बोथ देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक विल बी गिवन वोकेशनल और स्किल्ड बेस्ड ट्रेनिंग टू इंश्योर दैट दे अर्न अ लाइवलीहुड ऑन देयर ओन। यह है पहला प्रोविजन ऑफ कोविड शिशु सेवा स्कीम। दूसरा, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ₹3,500 पर मंथ टू द गार्जियन ऑफ एवरी चाइल्ड ऑर्फन ड्यू टू कोविड-19 इन द स्टेट अंडर दिस स्कीम। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। आर्टिकल 368 ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू रिपील फंडामेंटल राइट बिकॉज इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज सेंटर हैज़ बीन ओपनड इन गिफ्ट सिटी, गुजरात। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।